बीते 14 फरवरी को पुलवामा हमले की बरसी थी। हम जानते हैं कि इस हमले को एक कश्मीरी नौजवान आदिल अहमद डार ने अंजाम दिया था, पर इस हमले के मास्टरमाइंड इद्रीस भाई और या जिसे उमर फारूक के नाम से भी जाना जाता था, उस तक एनआईए कैसे पहुंची, कैसे इस जांच में मौलाना मसूद अजहर के भतीजे का नाम आया, आज की कहानी में जानेंगे विस्तार से। नमस्ते, मेरा नाम है मानस और आजकल न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की। लेखक और पत्रकार राहुल पंडिता की एक किताब है द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह अपनी आशिकी और अपने रंगीन शौक की वजह से पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड पकड़ा गया था। उस समय जम्मू कश्मीर के एनआईए के प्रभारी थे राकेश बलवल। राकेश बलवल का नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी राज्यों में आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ने का एक लंबा इतिहास रहा था। यही सोचकर उन्हें भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में एनआईए की कमान सौंपी थी। जब यह हमला हुआ उस समय सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए, 39 जवान जो उस बस में सफर कर रहे थे और एक सब इंस्पेक्टर मोहनलाल, जो कि हाईवे क्लीनिंग पार्टी, जब सीआरपीएफ की मूवमेंट होती है तो एक पार्टी होती है जो हाईवे को साफ कराती है और हाईवे पे सुरक्षा को रखती है ताकि आगे की मूवमेंट सही से सुचारू रूप से हो सके। उस दिन सीआरपीएफ का काफिला कुछ ज्यादा लंबा था। हुआ यह था कि कश्मीर और जम्मू वाले हाईवे पर बर्फबारी हो रही थी, कई गाड़ियां नहीं जा पाई थी। इस वजह से 78 गाड़ियां एक साथ उस दिन पहली बार सीआरपीएफ के काफिले में निकली। आदिल अहमद डार और शाकिर बशीर ने इस मूवमेंट की रेकी कर रखी थी। उन्होंने देखा कि कार आ रही है और आदिल अहमद डार ने अपनी मारुति इको कार को काफिले के बीच में ले गया। जैसे ही वो दो बसों के बीच में पहुंचा, उसने अपनी स्टीयरिंग के नीचे रखा हुआ एक लाल बटन दबाया, कार के परखच्चे उड़ गए और हमारे 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। जवानों की बॉडी को पहचानना इस हद तक मुश्किल था कि किसी की लाशें दूर मोबाइल टावर तक पे पड़ी मिली। अब राकेश बलवल इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि पाकिस्तान का इसमें किस तरह से हाथ साबित किया जाए। हालांकि पाकिस्तान इस बात को मनवाने पर मजबूर था कि यह पाकिस्तान का इसमें बिल्कुल हाथ नहीं है और इसे एक कश्मीरी नौजवान ने अंजाम दिया है, ताकि दुनिया में यह मैसेज जाए कि कश्मीरी कितने परेशान हैं और वह भारतीय फौज पर क्यों हमले कर रहे हैं। अब जब कार की जांच की गई तो कार का चेसिस नंबर, इंजन नंबर, सब कुछ आतंकवादी मिटा चुके थे। एनआईए की एक टीम ने मारुति को कॉल किया। मारुति से कुछ इंजीनियर्स आए, उन्होंने कार की जांच की और एक बैच नंबर उनके हाथ लगा। इस बैच नंबर से मारुति के लोग उस कार के मालिक तक पहुंचे जिसको वो कार बेची गई थी। पर यहाँ पे एनआईए को फिर से एक अंधेरी गुफा मिली, क्योंकि हुआ ये कि इस कार को 6 बार बेचा जा चुका था। अब एक एक करके एनआईए कार के सारे मालिकों के पास पहुंची, पर कोई सब सुराग नहीं मिला। अंत में वो पहुंची सज्जाद भट्ट के पास। सज्जाद भट्ट फरार चल रहा था। एनआईए का शक और गहरा होता गया और जांच वहीं आकर अटक गई। पर राकेश बलवल, जो कि उस समय एनआईए के प्रभारी थे, हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने जांच का दायरा बढ़ाया और कहा कि इस जगह पे जहां पे ब्लास्ट हुआ था, जहां पे बस से कार टकराई थी, उस जगह पे और भी जांच का दायरा बढ़ाना होगा। हालांकि ये सुरक्षित नहीं था, क्योंकि पुलिस वहां जब भी जांच करने पहले भी जाया करती थी तो आम लोग वहां पे आतंकवादियों को कवर प्रदान करते थे और पत्थरबाजी किया करते थे। इस वजह से उस एरिया में जाना मुनासिब नहीं था। पर राकेश बलवल ने यह जोखिम उठाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती गई और पता चला कि आदिल अहमद डार, जो कि एक कश्मीरी नौजवान था और पुलवामा का रहने वाला था, उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ले ली थी, पर इसे साबित करना भारतीय एजेंसी के लिए ज्यादा अहम था, क्योंकि जब तक ये साबित नहीं होता तब तक हम पाकिस्तान पर कोई आरोप या कोई दोषारोपण नहीं कर सकते थे। जांच का दायरा आगे बढ़ता गया, कई महीने बीत गए, लेकिन एनआईए के हाथ कुछ खास ऐसा सुराग नहीं लगा जिससे पाकिस्तान का हाथ इसमें साबित किया जा सके। एक दिन राकेश बलवल को मार्च 2019 में हुए एक एनकाउंटर की जानकारी मिली। उसमें 2 आतंकी, एक कामरान बख्श और एक इद्रीस भाई, ये 2 आतंकी मारे गए थे। उन्होंने जब इद्रीस भाई की फोटो देखी तो उन्हें लगा कि ये कोई छोटा मोटा आतंकवादी नहीं है। इद्रीस भाई सच में एक छोटा आतंकवादी नहीं था, वो जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का भतीजा था। यही नहीं, कंधार हाईजैक में शामिल चीफ ऑफ डॉक्टर का बेटा था। अब यहाँ से जांच आगे बढ़ती है और राकेश बलवल के हाथ वो सुराग लगता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी।
वो अंधेरे में सुई ढूंढ रहे थे, पर उसी जगह पे ब्लास्ट की साइट पे ढूंढते ढूंढते उन्हें एक फ़ोन मिला। हालांकि फ़ोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, पर उन्होंने उसे फोरेंसिक जांच के लिए CERT नामक लैब में भेजा। एक हफ्ते बाद CERT से राकेश बलवल को फ़ोन आया, सर हमारे हाथ जैकपॉट लग गया है। जब उन्होंने फ़ोन को खोला तो उसमें कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें, इदरीस भाई जिसका नाम उमर फारूक था, अब तक ये लोगों को नहीं पता था कि ये इदरीस भाई मौलाना का भतीजा है, पर जैसे ही वो फोटोज़ उनके हाथ लगी उन्हें पता चल गया कि ये उमर फारूक ही है और इसी ने घटना की पूरी प्लानिंग की और घटना का मास्टरमाइंड है। राकेश बलवल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब जांच को किस दिशा में ले जाएं, पर जैसे ही उनके हाथ मोबाइल से वो फोटोज़ लगी, उसमें एक लड़की की फ़ोटो थी। उस लड़की का नाम था इंशा जहां, जो पुलवामा की रहने वाली थी। इदरीस भाई उर्फ उमर फारूक, जो कि उस लड़की से जिसके संबंध थे, वो बस उसकी वजह से पकड़ा गया। लेकिन इदरीस भाई चूंकि मुठभेड़ में मारा जा चुका था, इस वजह से राकेश बलवल के हाथ अब भी खाली थे। उन्होंने देखा कि किस तरह से RDX की सप्लाई, यहाँ तक कि 200 किलो RDX का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और CRPF की 78 गाड़ियों की मूवमेंट और 2500 जवानों की मूवमेंट, किसी की जानकारी होना, ये अपने आप में एक सुरक्षा पर भी चूक थी। सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे, पर राकेश बलवल अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उनका इरादा था कि जिस तरह से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में टेररिज्म को कंट्रोल किया, जिस तरह से आतंकवाद पर उन्होंने लगाम लगाई, तमाम अलगाववादी संगठनों से उन्होंने समझौते कराए भारत सरकार के, यहाँ भी वो कुछ ऐसा ही करना चाहते थे। अपनी किताब द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर में राहुल पंडिता लिखते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, NIA और परेशान होती जा रही थी। उनके हाथ कुछ लग नहीं रहा था, कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं लग रहा था, लेकिन इस मोबाइल से उनके हाथ एक जैकपॉट लग गया। मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें मिली, कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे ये साबित हो गया कि हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। और यहाँ तक कि मौलाना मसूद अजहर का भतीजा होने के नाते जो बहावलपुर, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, जहाँ जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, ये जांच की गुत्थी सुलझ सकी। तो आज की पेशकश में इतना ही। आगे भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें आजकल न्यूज़। धन्यवाद।